सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। आज कक्षा कुछ विलंब से आरंभ हुई है। जैसे कि मैंने पूर्व में आप सभी को बताया था कि वही दिल्ली विधानसभा के चुनाव के कारण काफ़ी व्यस्तता रही है और अभी भी स्वास्थ्य पर उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है। वैसे ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आवाज़ में आपको भारीपन महसूस हो रहा होगा। आप सबों तक मेरी आवाज़ जा पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार हाथ खड़े कर दें, सब तक आवाज़ जा रही है तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हेड्स डाउन कर दीजिए। जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने कहा था कि आज हम बिहार सरकार के विशेष योजनाओं को देखेंगे और उस योजनाओं की कड़ी में हम देखेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट से, वो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो मोड में रहने का प्रयास करें ताकि टू इंटरेक्शन बना हुआ रहे, मैं आप सभी को देखता रहूं सामने से। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के दौरान जैसे स्टैटिक पोर्शन में भारत का प्राचीन इतिहास है, मेडाइवल हिस्ट्री है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी के भी कई हिस्से हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 हिस्से तो हैं ही। अर्थशास्त्र के भी लगभग 10 चैप्टर अति महत्वपूर्ण हैं। हम सब की तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा देते हैं तो हमें एक चीज़ दिखता है कि कई बिंदुओं पर हम दूसरों के बराबर में ही चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं। जहाँ हम compete करते हैं, वो ऐसे पॉइंट्स जहाँ हम compete करते हैं, उनमें करंट अफेयर्स, यदि बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं तो बिहार का बजट, बिहार की आर्थिकी, बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार का गरीबी सूचकांक, और यदि यही आप दूसरे राज्य में देते हैं तो बस बिहार शब्द को उस राज्य के नाम से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में देते हैं तो सब कुछ उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और यदि यही परीक्षा आप भारत सरकार में आकर देते हैं तो सब कुछ क्या होगा, नेशनल हो जाएगा। कुछ नहीं बदलता है, सिलेबस वही रहता है, अप्रोच वही रहता है, जगह के हिसाब से प्रश्न परिवर्तित होते हैं। जैसे यदि बिहार में आप किसी परीक्षा को देते हैं तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक सात निश्चय योजना भाग 2 का हिस्सा नहीं है अथवा है। और यही यदि हरियाणा में पूछा जाएगा तो उस राज्य ने तत्काल जो योजना लागू की होगी उसके आलोक में क्वेश्चन आ जाएगा। आज हम बिहार सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं को देखने वाले हैं और इस एक कक्षा के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि यदि कल समय मिलता है तो, और परसों भी, तो थोड़ा थोड़ा समय देकर, समय तो मिलेगा ही, क्लास अब रोज चलेगी, लेकिन समय इस संदर्भ में कि स्टैटिक के बाद यदि समय बचता है तो 20 से 25 मिनट की कक्षा लेकर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और इस कड़ी में इसके समस्त बिंदुओं को एक बार रेखांकित करने का, देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। हेडिंग बनाकर लिखिए, बिहार सरकार की योजनाएं 2025। बिहार सरकार की योजनाएं 2025। बिहार सरकार की योजनाएं 2025। 2025। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस पर। देखिए, आपके सामने जो दिख रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। यह सारे नोट्स आप तक लगभग कल तक मैं भेज दूंगा। कल तक ये पूरी तरह से पीपीटी में तैयार हो जाएगा। कुछ समझ लेते हैं इस कड़ी में कि किस किस तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। सबसे पहला है बिहार लघु उद्यमी योजना। आप सभी ने इस योजना का नाम जरूर सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है वो हाथ खड़े करें एक बार। लघु उद्यमी योजना के बारे में जितने लोगों ने सुना है वो हाथ खड़े करें। ठीक है, सुना तो है आपने। अब ये क्या है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले है बिहार सरकार 94 लाख परिवारों को क्या देगी, क्या देगी। पंकज जी हैंड्स डाउन कर लीजिए अब।
क्या देगी? 2 लाख रुपए की आर्थिक वित्तीय सहायता देगी। तो याद रखिएगा, मैंने कोशिश की है कि हर एक योजना को हम बहुत शॉर्ट में देख लें, और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें इन सब से तो लगभग 10 क्वेश्चन आ ही जाता है। और वो 10 क्वेश्चन ऐसा होता है, वो एक जगह नहीं पूछा जाता है। आप देखिएगा, पूछने का ट्रेंड ऐसा हो गया है, जैसे 150 प्रश्न है या 120 प्रश्न है किसी परीक्षा में, तो वो क्या होता है कि वो 36 नंबर पर अगला क्वेश्चन, 45 पर अगला क्वेश्चन, 70 पर ऐसे पूछा जाता है। हमें लगता है कि एक एक मिस हो गया, लेकिन वो एक एक जब आप जोड़ेंगे, कट ऑफ से मिलाएंगे, तो आपको लगेगा कि आप 10 नंबर से कट ऑफ से पीछे हो गए। ऐसा हमें कई बार देखने को भी मिलता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि 94 लाख फैमिलीज को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात इसमें कही जा रही है। अब जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो देखिए, एक तरफ है योजना का पैरामीटर और दूसरी तरफ है विवरण। ठीक है, अब देखते हैं, बारी बारी से लिखेंगे भी आज हम। तो योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। लॉन्च कब हुआ था? तो लॉन्च हुआ था फरवरी 2024 में। कभी नहीं भूलिएगा, लघु उद्यमी योजना ये लिखवा देंगे सबको। फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ था, इसको नहीं भूलेंगे। किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। हमने बिहार के संदर्भ में जो भी 3 माह का करंट पढ़ा है, उसमें अधिकांश योजनाओं के लॉन्चकर्ता नीतीश कुमार जी ही हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। माने इसका सीधा सीधा फोकस क्या है? युवाओं पर है। लघु उद्यमी उद्यम युवा ही करेगा, तो युवा और रोजगार पर इसका बहुत अधिक फोकस है। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। लाभार्थी राज्य बिहार है, आपको पता ही है, हम बिहार से हैं तो बिहार का ही है। अब लाभार्थी कौन कौन है? तो लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, अब ये प्रक्रिया क्या है? जो आवेदक होंगे उसमें क्या किया जाएगा? रैंडमाइजेशन किया जाएगा। अब पूरे बिहार को एक साथ देना संभव नहीं है, तो पहले कुछ लोगों को देंगे, इसकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि ये कहाँ तक आगे जाता है। उसके बाद अगला है लक्षित परिवार। इसके टारगेट में कौन कौन से परिवार हैं? तो 9.4 मिलियन गरीब परिवार जिसकी मासिक आय 6,000 से कम है। ठीक है, ये इसके टारगेट पर है। तो पहले शुरू करेंगे 2 लाख परिवारों से, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। अब एक साथ पूरे राज्य को तत्काल नहीं दिया जा सकता, संभव भी नहीं है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बिहार की है भी नहीं। तो हम धीरे धीरे शुरू करेंगे और आगे चलकर हम क्या करेंगे, इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले कभी इंदिरा आवास योजना लागू हुआ था, जिसका परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक ही साथ पूरे देश के गरीबों को घर मिल गया, चरणबद्ध तरीके से वो कार्य हुआ। जमीनी स्तर पर उस कार्य को बहुत सफलता ना भी मिली हो, लेकिन 40-50% सफलता मिल ही गई। ठीक है, शेष पैसा क्या हुआ? गबन हो गया। जो गबन हो गया सो हो गया, सरकार उसके लिए प्रयासरत है। कोई भी योजना जब लागू होती है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते वो कम ही पहुंच पाता है। आज भी भारत में यह दुह स्थिति है, उसको भी ध्यान रखेंगे, चुनौती है यह एक। आगे है सब्सिडी राशि, 2 लाख। कितनी की सब्सिडी मिलेगी? तो स्पष्ट है, 2 लाख। ठीक है, उसके बाद 3 किस्तों में, 3 किस्तों में, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं फिर से करेक्शन कर दूं, 94 लाख परिवारों को मिलना है। शायद अभी मेरे मुख से 2 लाख निकल गया होगा। 94 लाख को मिलना है, 2-2 लाख की सहायता मिलनी है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक टारगेट है, हो सकता है 1 साल में पूरा ना हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, लेकिन लक्ष्य रखा गया है कि हम करेंगे। उसके बाद योजना की अवधि कितनी रखी गई है? तो 5 साल। एक टारगेट लेकर चला गया है कि आगामी 5 साल में हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। योजना क्रियान्वित करने वाला विभाग कौन सा है? इसको कभी नहीं भूलिएगा। जब भी आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा, इसको नहीं भूलना है। इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है, योजना जो क्रियान्वित करता है वह कौन करता है? राज्य उद्योग विभाग।
पॉइंट करना चाहिए। योजना को जो क्रियान्वित करता है वह करता है राज्य उद्योग विभाग। यह पूछा जाएगा कि बिहार लघु उद्यमी योजना को क्रियान्वित करने वाला विभाग कौन सा है, या जारी करने वाला, लागू करने वाला विभाग कौन सा है? उद्योग विभाग है। यह बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसके पश्चात आगे चलते हैं। इसमें वार्षिक अनुमानित खर्च कितना है, सरकार का व्यय कितना है? तो राउंड फिगर में याद रखिएगा, इसको 10 करोड़ मान लीजिए। राउंड फिगर में 10 करोड़ से है अभी, 9.79 करोड़ रुपए व्यय है इसमें। आवेदक की आयु कितनी होगी? 18 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति उद्यमी बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। 18 to 50 इसकी आयु सीमा रखी गई है। आवेदन जो होगी वो ऑनलाइन होगी और आरंभ हुई थी जुलाई 2024 से। ये स्टार्टअप की एक नई नीति है। जब हमने बिहार करंट अफेयर्स के 3 माह को देखा था, 2023 वाले 3 माह को देखा था, तो वहां से ही हमें करंट करंट अफेयर्स में उद्यम की झलक देखने को मिल रही थी। ठीक है। औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया गया था इसका रिव्यू कौन बताएंगे? लिखवा दिए थे, जल्दी कौन बताएंगे? साफ, कोई जवाब नहीं। आप में से कोई? करंट में लिखवाए थे कि हाल ही में बिहार के डैश शहर के, हिंट भी कर देते हैं, पटना के पास है। गया। आप लोग अपनी कॉपी देख कर आइए कि पटना के पास कहाँ लिखवाए थे। आदित्य जी, औद्योगिक पार्क की चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? शाहजहांपुर। जहानाबाद। और कोई अभ्यर्थी? आपका करंट वाला कॉपी है साथ में किसी के पास? वो जल्दी निकाल कर देखें एक बार उन तथ्यों को। 4-5 बातें लिखवाए थे। चलिए कोई बात नहीं, इसकी चर्चा हम करेंगे पिछली कक्षा में। बिहार में औद्योगिक पार्क, ठीक है, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, ये तो याद होगा कम से कम, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय राजगीर में है। तो सारी बातों पर चर्चा कर चुके थे। बताया था कि सरकार स्टार्टअप, नई स्टार्टअप नीति ला रही है, हम सब लिखवाया है हमने। तो अभी इसकी चर्चा मैं करूंगा नहीं, फिर चर्चा कर देंगे तो फिर क्या होगा, भूल जाएंगे। सभी को होमवर्क दिया जाता है कि सभी लोग इसको देख कर आएंगे। तो हाँ मैं, चलिए ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा उस जगह का मैंने नाम भी लिखवाया है, रोपर। रोपर जगह का नाम कौन बताएंगे मुझे? मैंने जगह का नाम लिखवाया है एग्जैक्ट। चलिए हम आगे चलते हैं, आप लोग बताएंगे मुझे कल। और औद्योगिक नीतियों से के संदर्भ में सभी नीतियां मुझे बताएंगे। सब कुछ पढ़ाए थे। आगे चलते हैं। इसमें वापस आते हैं। अगला तथ्य है लाभ एवं महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। याद रखिएगा, उद्यम का उद्देश्य ही होता है कि व्यक्ति खुद का रोजगार करे, वह नौकरी प्राप्तकर्ता नहीं बने, बल्कि नौकरी देने वाला बने। ठीक है, जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने। इस तथ्य पर मोदी सरकार भी काम कर रही है। और इसी के तहत देश में कई जगह औद्योगिक पार्क भी डेवलप किए गए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। उसको सदैव ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे है, आगे है गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं आर्थिक सहायता देना। तो ये तो है ही। अब एक चीज देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले ईवीसी छात्रों को 75,000 से बढ़ाकर, ये ठीक डाटा है क्या? ये डाटा गड़बड़ है यहाँ पर। 7500 से होगा, 7500 से बढ़ाकर
30,000 का एक मुश्त अनुदान मिलता है। ध्यान रखिएगा, बिहार में जो SC ST और EBC वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनको सिविल सेवा का यदि वो पीटी निकालते हैं, तो पीटी निकालने के बाद आगामी परीक्षा की तैयारी करने के लिए राशि का प्रावधान है। इसको कभी मत भूलिएगा, यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो EBC के लिए कितना कर दिया गया? 30,000 कर दिया गया है। गरीब परिवारों का कम से कम एक सदस्य, ठीक है, 63 उपलब्ध प्रकारों में से, अब इसमें कई टाइप हैं। अभी आप देखेंगे, यदि आप अध्ययन करेंगे, मैगजीन्स वगैरह को पढ़ते होंगे, मैं कहता भी हूँ कि अपडेट रहिए। CBSE ने पिछले 4-5 सालों से स्किल एजुकेशन के नाम से एक पोर्टल बनाया है, CBSE IT पोर्टल। और उस स्किल पोर्टल के माध्यम से देखिएगा कि जो CBSE के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उसमें पहले तो 9-10 में और +2 में लागू किया था स्किल सब्जेक्ट के नाम से, विषय अलग है, ठीक है, स्किल सब्जेक्ट के नाम से। अब लागू किया है स्किल स्किल मॉड्यूल के नाम से। दोनों में फर्क क्या है कि जो स्किल सब्जेक्ट लागू किया था तो 1 वर्षीय होता था, जिसमें 50 अंक क्या है, प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का है, और 50 अंक थियोरेटिकल है। जबकि कक्षा जो होगी उसमें थ्योरी 30% होगी कक्षा में पढ़ाई, और 70% हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाया जाएगा। और उसमें एक लंबी लिस्ट है जिसमें लगभग 30-35 विषयों की लिस्ट है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, ड्राइंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है। उसके बाद देखिएगा कि उसमें मार्केटिंग एंड सेल्स है, IT है, कोडिंग जो आजकल चर्चा में है, तो कोडिंग भी है उसमें, ठीक है। उस तरह से कई चीजें हैं उसके अंदर में, ड्यूटी एंड वेलनेस है। तो किसी एक में छात्र क्या कर सकता है, अपनी योग्यता का विस्तार कर सकता है। तो वही है, उसी प्रकार का है। इसमें कई सेक्टर हैं, हस्तशिल्प है, कपड़ा का क्षेत्र है, सैलून है, भोजनालय है। और आप देखिएगा कि बिहार में जब से सड़कों का विकास हुआ है, और जब से बिहार में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति अच्छी हुई है, तब से बिहार में जो रेस्टोरेंट का उद्योग है वो चरम पर है, ठीक है। और अब बिहार बदल रहा है। आपने हाल ही में, मैंने लिखवाया भी था और आपको पता भी है कि मिथिला हाट क्या है, मुख्य पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है बिहार में। देखिएगा ग्लास ब्रिज बिहार में मुख्य केंद्र के रूप में उभरा है, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विष्णुपद मंदिर को विश्व स्तरीय बनाए जाने की योजना मैंने आप सभी तक पहुंचा दी है। तो याद तो मुझे सब है, लेकिन अभी मैं किसी की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार आप देख के आ जाइए उसे। एक एक तथ्य मैंने आप सभी को बताया है। थोड़ा सा मैंने कहा था कि करंट में यदि थोड़ा सा रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी स्थिति परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर रहेगी। और थोड़ा थोड़ा यदि रोज करेंगे तो आपके ब्लड में मिल जाएगा फिर। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ आते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, उद्यम की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, और बिहार बढ़ा भी है आगे। आप देखिएगा कि जब आप अभी दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे, आप देखेंगे कि जो स्टोर होता है, ठीक है, जैसे अमेजन का स्टोर है, फ्लिपकार्ट का स्टोर है, तो स्टोर बन रहा है हर जगह। अब स्टोर कैसा बनता है, तो ऊपर देखिएगा एक गोल लगा होता है जो घूमता रहता है, ठीक है। देखा है कि नहीं आप लोगों में से किसी ने देखा है? अपने आसपास के वातावरण पर आपने ध्यान दिया हो, कभी जाके देखिएगा। बड़े बड़े मेगा स्टोर बन रहे हैं, कोल्ड स्टोर बन रहे हैं अब, क्योंकि अब बिहार ई-कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। भले ही बिहार में थोड़ी गरीबी हो, अशिक्षा हो, लेकिन ई-कॉमर्स से जोड़ने में बिहार बहुत आगे चला गया है। बड़ा उपभोक्ता का क्षेत्र है, बड़ा राज्य भी है। तो इसी सब को ध्यान में रखकर कई फील्ड हैं जहां इस तरह की उद्यमी योजनाओं में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है कि आप उद्योग का विकास करें, और लोगों ने किया भी है। हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैं देख रहा था शार्क टैंक शो में, एक रोडवेज ROADBEZ रोडवेज कंपनी के संस्थापक आए थे, और उन्होंने कुछ राशि की डिमांड के साथ अपना शेयर बेचने का फैसला किया और कंपनी को ग्रो करने का फैसला किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। मधुबनी के लोकल क्षेत्रों में आर्या गो क्या है, उबर और ओला के समकक्ष चलता है, जो एक तरह से यात्रियों को कैब की सेवा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी बनी है। इस तरह से स्टार्टअप्स बिहार में शुरू होते जा रहे हैं। मैंने नून रोटी वेब सीरीज की बात की थी, आप जरूर देखे होंगे या देखने वाले होंगे, जरूर देखिएगा। बिहार के पलायनवाद को दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसी कई वेब सीरीज भी बन रही हैं जो दिखा रहा है कि बिहार में प्रतिभा, क्षमता इत्यादि की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो संसाधनों की कमी थी।
और उस पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। और आप आसपास देखेंगे तो आपको देख कुछ क्षेत्रों में, जैसे रेस्तराओं के क्षेत्रों में, जैसे ई कॉमर्स के क्षेत्रों में, आपको तेजी से विकास देखने को मिलेगा। आजकल आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, विभिन्न ई कॉमर्स एप्लीकेशन, उसका उपयोग यदि किसी राज्य में बहुत ज़्यादा होता है तो बिहार उसमें अग्रणी है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब इसके पॉइंट 2 में देखिए, बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, ये क्या है, इसकी क्या महत्ता है, इसको भी देख लेते हैं। अब इस योजना को समझिए। तो योजना का नाम तो स्पष्ट हो गया कि बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। लॉन्च कब हुआ था? ये 2021 में ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, जून 2021 में ही लॉन्च हो गया था। नीतीश कुमार जी के द्वारा शुभारंभ हुआ। पहले ही मैंने बता दिया है कि अधिकांश योजनाएं बिहार में चीफ मिनिस्टर के हाथों ही लॉन्च होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बिहार के विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। और एक मैंने लिखवा दिया था, ठीक है, किताब जो नीतीश कुमार पर लिखी गई है, उस किताब के लेखक कौन है और किताब का नाम क्या है? ज्योति जी को छोड़कर कोई बताएंगे आज? किताब का पहले नाम बताइए। ज्योति जी, आप सुना दीजिए। लेखक कौन है? कुमार वरुण। वेरी गुड, ये सही उत्तर है। ठीक है, तो पंकज जी ध्यान रखेंगे, एक बार देख लेंगे उन तथ्यों को। कुमार वरुण उसके लेखक हैं। देखिए, इस तरह मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई में ही लग जाइए, लेकिन आप इतना जरूर पढ़िए कि आपके पास जो कंटेंट है, उस कंटेंट पर आपकी नज़र हो, पता हो कौन सी बातें कहाँ लिखी हुई हैं। और इसके लिए 1 से 1.5 घंटा की रोज की पढ़ाई काफ़ी है, रोज की पढ़ाई। लेकिन अब एक दिन फिर बीच में छोड़ दीजिएगा तो फिर वो लुप्त हो जाएगा। इसीलिए आज मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। ठीक है, और आज मैं कोई बहुत हिंट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी सिर्फ 3 महीना का आपने नेशनल इंटरनेशनल और 3 महीना का बिहार, और लगभग दो दो बजट, 23-24 बिहार बजट और एक केंद्रीय बजट को ही पढ़ा है करंट में। तो आपको ये कंठाग्र होना चाहिए था, कहीं से भी क्वेश्चन है तो बन जाना चाहिए। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य देखिए, महिला वाले का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। ठीक है, सीधा सीधा वही समझिए कि स्पेशल महिलाओं के लिए है। लाभार्थी राज्य बिहार है। ठीक है, और एक ध्यान दीजिएगा, इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो व्यवसाय शुरू करने की सोच रखने वाली महिलाएं और ट्रांसजेंडर, दोनों दोनों हो सकते हैं। पहले वाली योजना में कोई भी हो सकता है, जो 2024 की योजना है। और जो दूसरी योजना है, उसमें महिला और ट्रांसजेंडर दोनों को रखा गया है। दोनों में से कोई इसकी लाभार्थी हो सकती है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो लिटरेसी लेवल है, जो शैक्षिक स्तर है, ठीक है, उसमें महिलाओं को इस योजना से लाभ मिल जाए, ये किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि आज भी यदि महिलाएं विकास करना चाहें तो उसमें सामाजिक बाधाएं बहुत आगे आकर आ रही आती हैं। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। आपके साक्षात्कार और आपके बीपीएससी के मेंस के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार ने महिलाओं के उत्थान हेतु बिहार में लघु उद्यमी योजनाएं लॉन्च की है, लेकिन सामाजिक, ठीक है, अवरोध इस दिशा में आरे बनकर आता है या व्यवधान बनकर आता है। टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए। इसका जवाब आपको तैयार रखना चाहिए। आगे चलते हैं। वित्तीय सहायता, ध्यान दीजिएगा। 10 लाख रुपए ऋण राशि के रूप में 5 लाख और अनुदान के रूप में 5 लाख। इसको ध्यान रखिएगा। यदि कोई महिला स्टार्टअप करती है और स्टार्टअप रजिस्टर्ड है बिहार में, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी शुरू कर लिया और कहीं रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं रहेगा। प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो, जीएसटी नंबर हो, सब कुछ हो। और यदि आपने दिखाया है कि आपने शुरू शुरू किया है, तो 5 लाख का लोन है और साथ ही 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी सब समझते होंगे, सब्सिडी क्या होता है? जल्दी, एक तरह से डिस्काउंट ही मानिए उसे, कि आप पैसा लगाइए, आपको 5 लाख का रिफंड मिल जाएगा। ठीक ही है, तो ये सब्सिडी मिलेगा। अब आगे चलते हैं। योजना क्रियान्वित करने वाला विभाग कौन सा है? तो इसका भी कौन है? राज्य उद्योग विभाग है। कौन है इसका? राज्य उद्योग विभाग।
कभी नहीं भूलिएगा। दोनों योजनाएं राज्य उद्योग विभाग ही शुरू करवाता है, महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। आवेदक तो वही 18 से 50, मोड ऑनलाइन, हर चीज को ऑनलाइन करने की तैयारी है। अब इसकी पात्रता की क्या शर्त है? तो महिला वाले में पात्रता की जो शर्त है वो ये है, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष, मोटे तौर पर +2 पास होना चाहिए। यदि कोई तकनीकी डिग्री है तो वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक है इकाई का प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि जो आवेदक हो उसके नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, प्रोप्राइटरशिप हो उसकी। ये बहुत सामान्य बात है, आजकल प्रोप्राइटरशिप लेने में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, मिल जाता है अब। पहले अधिक कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन है, थोड़े बहुत वेरिफिकेशन के बाद मिल जाता है। आगे चलेंगे। अब आगे है फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एसएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत, यानी किसी में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, इसको ध्यान रखिएगा। अब है लाभ एवं महत्वपूर्ण बिंदु। तो अब ध्यान दीजिएगा, 5 लाख का जो लोन मिलेगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगना है, ये ध्यान रखेंगे। और जो 5 लाख सब्सिडी है वो मिल गया, छूट मिल गया। जो आपने योजना का विस्तार में इन्वेस्टमेंट किया उसमें 5 लाख का छूट मिल गया, तो 10 लाख की वित्तीय सहायता है कुल मिलाकर। अब आगे है 5 लाख रुपए की रकम अधिकतम 84 किस्तों में चुकाना होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। 84 डिवाइड करके देख लेंगे तो कितना बनेगा, 84 किस्तों में चुका सकते हैं मैक्सिमम, कम से कम आप जितना जल्दी दे दीजिए। ठीक है, ये भी है। अब 84 किस्त कितने सालों के हुए ये कौन बताएंगे? 7 साल का हुआ, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12×7 = 84, 12×7 = 84। आगे चलते हैं। इससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी, शिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि देश में रोजगार लिमिटेड है और हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में हैं, जिसका क्षेत्रफल आबादी के अनुकूल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जिस देश में ऐसी स्थिति बनेगी तो वहाँ क्या होगा, संसाधनों पर सबका अधिकार तो रहेगा लेकिन संसाधन सबको सीमित मिलेंगे, अवसर की सीमा होगी। ऐसे कारणों से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सिवाय सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि हर व्यक्ति केवल रोजगार को लेकर चलेगा तो सबको मिल नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए सरकार का यह प्रयास भी है। आगे चलते हैं। अब इसको देख लीजिए, चयन के बाद प्रति इकाई 25,000 रुपए के प्रशिक्षण का प्रावधान है। ठीक है, यदि किसी का सिलेक्शन इस उद्यमी योजना में महिला का होता है तो उसके ट्रेनिंग पर 25,000 खर्च करने का प्रावधान है, तो उसको स्टार्टअप की ट्रेनिंग दी जा सके, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और अभी हाल ही में इसका एक समिट भी हुआ था बिहार में। ठीक है, उसमें जितने भी बिहार के नए स्टार्टअपर हैं उनको दिल्ली बुलाया गया था। मैं भी ऐसे 4-5 लोगों को जानता हूं जो मेरे बहुत करीबी व्यक्ति हैं और उन्होंने स्टार्टअप किया है, तो वो भी दिल्ली आए थे और उन्हें पुरस्कृत किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। मतलब एक तरह से जो वर्ल्ड बिजनेस समिट होता है उस तरह से इनका भी समिट शुरू हो गया है। और ये क्यों किया जाता है, अवार्ड क्यों दिया जाता है? ताकि प्रोत्साहित किया जा सके। फिल्म के इंडस्ट्री में देखिएगा कई तरह के अवार्ड हैं, वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि प्रोत्साहित किया जा सके। इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार भी उस दिशा में बढ़ चला है। अगले पॉइंट में चलते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, इसको देखिए, ये क्या है? अब ये जो टर्म है इसको ध्यान रखिएगा। यह योजना केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तर्ज पर शुरू की गई थी, जो 2005-06 में शुरू की गई। इस एमडीएस योजना के अंतर्गत बिहार के 23 जिलों को शामिल किया गया और हाल ही में बिहार के शेष 15 जिलों में कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, मोटे तौर पर इसको याद रखेंगे, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तर्ज पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, वर्तमान में 23 जिले इससे क्या है, लाभान्वित हैं। शेष 15 में भी कार्य चल रहा है। अब बागवानी क्यों महत्वपूर्ण है? तो बिहार एक कृषि जलवायु का प्रदेश वाला राज्य है और बिहार में बागवानी की क्या है, बागवानी का फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट है, बहुत अच्छा है। हर राज्य को यह नसीब नहीं होता, जो पहाड़ी क्षेत्र के राज्य हैं
अथवा जो राजस्थान जैसे राज्य हैं वहाँ क्या बागवानी होगी? संभव नहीं है। तो बागवानी होने के लिए अनुकूल मिट्टी, जैसे बिहार में देखिएगा, जब नदियों को पढ़ेंगे तो जलोढ़ मिट्टी की हम चर्चा करेंगे कि बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है वहाँ खादर, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती वहाँ बांगर, बांगर माने पुरानी मिट्टी, जलोढ़ का हिस्सा है, पढ़ा भी होगा, अधिकांश लोगों ने देखा होगा कहीं पर। तो चूंकि बिहार एक कृषि जलवायु का प्रदेश है, नदियों की उपलब्धता है, जल की कमी नहीं है, जल तो बाढ़ ही आ जाता है, खैर। तो बिहार के पास सब कुछ है, और बागवानी के लिए अनुकूल वातावरण होने के कारण ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। अब आपने देख लिया किसके तर्ज पर है, 23 जिलों को फिलहाल शामिल किया गया है। अब योजना के पैरामीटर को जान लेते हैं। नाम है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। 2006-07 में ये लॉन्च हो गया था, नीतीश कुमार जी ने आरंभ किया था। अब इसको भी ध्यान रखिएगा कि 2006 के जो नीतीश कुमार हैं, युवा नीतीश कुमार हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। अब तो उनकी उम्र ढल चली है, लेकिन उस समय में काफी ऊर्जा में थे, और आरजेडी के ठीक बाद आए थे, लालू प्रसाद यादव के ठीक बाद आए थे। तो एक नया विजन, एक नया मिशन लेकर आए थे उस समय में, और उन्होंने वहां से महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में जो कार्य किया है, वह मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि विश्व में किसी नेता ने कहीं नहीं किया होगा, इतना बड़ा काम किया है। उसके साथ साथ उन्होंने कई फील्ड्स में, जैसे कृषि के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। जब आप बजट को देखेंगे, उसमें कृषि का उल्लेख लगभग आपको हर एक बजट में मिल जाएगा, उसी का ये भी एक हिस्सा है। आगे चलते हैं, उद्देश्य को देखिए। अब इस योजना का क्या उद्देश्य होगा? तो किसानों को फल, फूल, मसाले और सुगंधित पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसकी आय बढ़ाना और अधिक रोजगार पैदा करना है, ठीक है। अब इसको भी समझिए। यदि आप कृषि के क्षेत्र से बिहार को आज भी देखेंगे, तो आप देखते हैं कि बिहार में चूंकि गरीबी इतनी अधिक है कि वहां पर यदि सामान्य जो ट्रेडिशनल फसल है उसको छोड़कर अन्य फसलों की खेती की जाए, जैसे सब्जी उगा लिया जाए, तो क्या होता है? सबसे बड़ी सुरक्षा की चुनौती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब गोभी काटने वाला हो तो रात में कोई दूसरा ही काट के लेके भाग जाए। कोई अभ्यर्थी इस पर अपनी बात रखना चाहे जो ग्रामीण क्षेत्र से इन सब कार्यों से जुड़े हैं तो रख सकते हैं, या कभी जुड़े थे, या जानकारी हो। कौन रखना चाहेंगे? भाग जाता है। आप आए दिन सुनिएगा कि गांव में किसी ने केले का बगान बनाया था, जब केले का फल काटने के लायक हुआ तो चोर काट कर ले गए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में आज भी। इसी देखिए, पड़ोसी काट लिया है, देख रहे हैं आप स्थिति क्या है। तो बिहार में इसकी बड़ी चुनौती है, और सरकार को पता है, तो इसके लिए फिर काम किया जा रहा है। लेकिन जिन राज्यों में ये चुनौती नहीं है वहाँ इसकी पैदावार बहुत अधिक है, और जाहिर सी बात है कि बागवानी में मुनाफा अधिक है, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ जाता है, और हम एक सप्लायर बन जाते हैं उसके। लीची के क्षेत्र में थोड़ा प्रयास किया गया, तो आज देखिए कि मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग मिल गया है आज। आप देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो जहां भी थोड़ा प्रयास किया गया उसको हमने वैश्विक ही बना दिया, और बिहार में जो मखाना है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसी कई चीजें हैं, जैसे हाँ, मिर्चा चावल भी है। तो देखिएगा, जहां जहां सरकार ने थोड़ा अधिक प्रयास दिखाया उसको ग्लोबल टैग मिल गया, हम विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। और मैं तो कहता भी हूं कि बिहार के पास जो जलवायु है, वो जलवायु आसपास के बहुत राज्यों के पास नहीं है। और यदि बिहार पर ध्यान दिया जाए तो बिहार की कई चीजें वैश्विक हो सकती है। पेंटिंग के क्षेत्र में हमने लोहा मनवा दिया है, मिथिला पेंटिंग को वैश्विक स्थान मिला हुआ है। आप देखिएगा कि विभिन्न देशों में ये चर्चा में रहा है हाल में। इस पेंटिंग की इतनी चर्चा है कि दीवार पर हो, चाहे वस्त्रों पर हो, चाहे साड़ी पर हो, चाहे किसी और चीज पर हो, कहीं भी इस पेंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे खास बात है कि प्राकृतिक रंग और सब कुछ प्राकृतिक है, इसमें कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल नहीं है। कमाल की बात है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो बिहार में बागवानी के भविष्य को देखते हुए, अब देखिए इसका उद्देश्य आपने देख लिया कि फल फूल अभी तो संभव नहीं हो पा रहा है। अभी यदि कोई किसान इस सब पर उतर जाए, और खास करके सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, तो वहां तो जब फल काटने का समय है तो किसान लॉस में ही रहेगा, आत्महत्या की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि लोग लूट कर ले जाएंगे। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है फिलहाल। लेकिन इस पर जब कुछ काम किया जाएगा, उसके बाद फिर निगरानी की जा सकेगी, तो फिर ये सफल हो जाएगा। और निगरानी के लिए प्रयास जोरों पर है। अब आगे चलेंगे, रोजगार पैदा होगा ही होगा। बागवानी मिशन से वंचित जो 15 जिले हैं, उसमें इस योजना को आगे चलकर लागू करने बता दिया था कि 23 में लागू हो गया है और 15 में लागू होने वाला है।
तो बाद में लागू होगा। ठीक है, लाभार्थी राज्य बिहार है और लक्षित अभ्यर्थी कौन है? लाभार्थी, किसान है इसका लाभार्थी, बेनिफिशियरी। अब किस किस क्षेत्र में? तो देखिए अभी मैंने चर्चा भी की चाय के क्षेत्र में। चाय के क्षेत्र में हम कमाल कर सकते हैं। अभी भी बिहार के कुछ क्षेत्रों में चाय होता है। कहाँ कहाँ पर चाय होता है, कौन बताएंगे जल्दी? वेरी गुड, किशनगंज। ठीक है, मखाना, मधुबनी और दरभंगा का क्षेत्र क्या है? अव्वल है। ठीक है, हर गांव में कई तालाब हैं आज भी, अव्वल है। और आसपास का पूरा मिथिलांचल का क्षेत्र ही अव्वल है। और शेष बिहार का हिस्सा भी लगभग नंबर 2 पर आ जाता है, क्योंकि कहीं भी तालाब की कमी नहीं है बिहार में। उसके बाद पान, पान के क्षेत्र में क्या है? अव्वल है। और सब्जियां जैसे विशिष्ट फसलें, तो इसको याद रखिएगा। डिपार्टमेंट, अब इसका विभाग अलग होगा, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग इसको लॉन्च करता है, इस पर कार्य करता है। और बिहार में तो देखिए कृषि एक ऐसा बिंदु है, जब जब बीपीएससी का मेंस होता है तो कृषि से कुछ चुनिंदे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। यदि कोई समसामयिक संकट कृषि पर हो, ठीक है, तो उसको तो निश्चित रूप से हाईलाइट करके पूछा जाता है और आउट क्वेश्चन होता है। तो जो अभ्यर्थी मेंस के लिए एकदम प्रतिबद्ध है, उनको देना है, तो कृषि पर जरूर अध्ययन करें, कृषि के रिपोर्ट्स को अवश्य पढ़ें, क्योंकि कृषि के बिना मेंस का एक बड़ा खंड छूट जाता है। आगे चलेंगे, तो कृषि सहकारिता विभाग को आपने देख लिया। सब्सिडी 50% है, बहुत अच्छा सब्सिडी है। ठीक है, आधा आधा सब्सिडी दिया गया है इस पर। अब लाभ एवं महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी के साथ साथ वित्तीय और अन्य सहायता भी शामिल है। ठीक है, यह योजना शहरी क्षेत्रों में घरों की छतों पर फल फूल सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करती है। अब क्यों करती है भाई, घर की छत पर ही क्यों करती है? एक ही कारण जो मैंने कहा था, सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा को लेकर फिलहाल सरकार बहुत कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर लाने में भी पूरी सफलता नहीं मिली है, वरना ये खेत तक पहुंच जाता। तो पहले छत पर, क्योंकि देखिए क्या होता है, यदि सभी किसान इसकी खेती बागवानी कर रहे होते तो फिर चोरी नहीं होती, क्योंकि फिर क्या होता, सबके पास होता। अभी क्या है, एक आदमी गन्ना रोपता है तो बाकी पूरा जो वर्ग है आसपास, जो गरीब वर्ग है, वो इस तलाश में है कि बस मौका मिले तो क्या करें, एक उखाड़ के ले आते हैं वहां से। ये स्थिति बनी हुई है आज भी। और इसी में किसान जो उसका उत्पादन करता है, वो सदैव घाटे में रहता है, इस डर से कोई करता नहीं है। आप देखिएगा कि ऐसे कई सारी वाणिज्यिक फसलें हैं जो चाहते भी हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, और यदि करते भी हैं तो छोटे से एरिया में करते हैं जहां उनकी रीच बहुत ज़्यादा हो किसान की, जहां देख रेख खूब कर सकें। जो जो ये सब्जी के उत्पादक हैं, वो कहते भी हैं कि सब्जी का खेती करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें मेहनत तो जो करना है वो करना ही है, लेकिन इसकी देखभाल, इसकी निगरानी में सबसे अधिक मेहनत करना पड़ता है। दिन में जाकर 4 बार 5 बार देखना पड़ता है कि कोई चोर तो नहीं आ गया, कोई चुरा कर तो नहीं ले जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या क्या है, पशुओं से रक्षा करने की, कि जो आवारा पशु हैं, जैसे नील गाय, जैसे सांड, जो ऐसे खुले में घूम रहे हैं, तो वो न क्षति कर दें इसकी, या कोई मवेशी न लेके वहां चराने के लिए लेके चला जाए। इस पर भी चुनौती बनी हुई है इस बिंदु पर। तो इसीलिए फिलहाल इसको क्या किया गया है, सीमित क्षेत्रों में करने को प्रोत्साहित किया गया है, जहां आप इसे बचा सकें। आगे चलते हैं, अब इसको देखिए, बिहार चाय विकास योजना 2024-25 कभी नहीं भूलिएगा। चाय का बड़ा स्कोप है बिहार में, क्योंकि जलवायु उस तरह की मिली हुई है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। योजना का नाम बिहार चाय विकास योजना 2024-25, लॉन्च भी हुआ था 2024-25 में। और मैंने पहले ही बता दिया है कि लॉन्च करता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। अधिकांश योजनाओं को उन्होंने ही लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार में चाय की खेती को बढ़ावा दें और किसानों की आय बढ़े, क्योंकि देखिए भारत जब से, कहते हैं कि अंग्रेजी सभ्यता भारत में आई, उसके बाद चाय का प्रचलन बहुत बढ़ गया। ठीक है,
और पहले चाय भारत का पेय, राष्ट्रीय पेय नहीं हुआ करता था। आज भी ऑफिशियल राष्ट्रीय पेय है नहीं, लेकिन जिस तरह से चाय का प्रयोग बढ़ गया है दैनिक जीवन में, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये राष्ट्रीय पेय ही रहेगा। क्योंकि हम गर्म जलवायु के देश में रहते हैं, तो हमारे देश में ऐसे पेय को वरीयता दी जाती है जो शरीर को ठंडक प्रदान करे। लेकिन चाय उसका उल्टा है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, बहुत प्रचलित हो गया। और आज देखिएगा चाय पर चर्चा, ठीक है। चाय क्या है, राष्ट्रीय शब्द बन चुका है। खास करके वर्तमान सरकार, जो नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके आने के बाद नेशनल लेवल पर चाय की काफी चर्चा हुई है। तो सरकार को पता है ये चीज, यदि बिहार में चाय उत्पादन का इन्वायरमेंट डेवलप कर लिया जाए, तो बिहार को एक बड़े राजस्व की प्राप्ति के साथ बिहार का जो घरेलू जीडीपी है, ठीक है, एस जीडीपी, वह बढ़ जाएगा। ध्यान देंगे, ये लाइन आपने समझ लिया होगा। लाभार्थी राज्य बिहार है। लाभार्थी इसमें कौन है, तो जो चाय की खेती करने वाले किसान होंगे। और लक्षित राज्य कौन से हैं, लाभार्थी राज्य, सबसे पहले कौन सा होगा, जो अभी किसी अभ्यर्थी ने बताया, किशनगंज सबसे पहले आएगा। उसके बाद आ जाएगा अररिया। उसके बाद सुपौल, सुपौल मधुबनी के नजदीक में है, ठीक है। उसके बाद पूर्णिया, कटिहार कभी नहीं भूलिएगा। तो ये सब क्या है, ये जो 5-6 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार, यह सब चाय उत्पादन के लक्षित जिले हैं। और सरकार का विशेष प्रयास है इस पर कि जो चाय की खेती में रुचि रखने वाले किसान हैं, उनको इस योजना से जोड़ा जाए। सब्सिडी राशि अब देखिए 50 से 90% तक की गई है, 2 किस्तों में, लगभग 2.5 लाख रुपए तक। अभी सरकार पूरी ऊर्जा लगाने को तैयार है इस क्षेत्र में कि किसी तरह से इसका विकास हो जाए और इसका उत्पादन बढ़े। इस सब को ध्यान रखिएगा। मैं समझता हूं कि आने वाली परीक्षाओं में जब भी आप इन प्रश्नों को देखेंगे, तो अब आप हिचकिचाहट की स्थिति में नहीं होंगे। चाहे पूछा जाए कि लक्षित राज्य कौन से हैं, लाभार्थी राज्य कौन से हैं, सब्सिडी कितनी मिलती है, यही सब पूछा जाता है, तो आप बना देंगे इन प्रश्नों को। उसके बाद वरुण जी, कुछ आपका माइक ऑन है, कुछ पूछना चाहते हैं, ऑफ कर लिया जाए। आगे चलते हैं। योजना क्रियान्वित करने वाला विभाग, कृषि विभाग, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कृषि विभाग इस योजना को क्रियान्वित करता है। आवेदन का मोड ऑनलाइन रहेगा। लाभ एवं महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो देखिए, लाभ और महत्वपूर्ण बिंदु की कड़ी में सबसे पहले टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। तो चाय की अधिक कुशल खेती के लिए नई तकनीक और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जरूरी है। जो वर्तमान में जो भारत में नंबर 1 चाय उत्पादक राज्य हैं, अथवा विश्व में जो नंबर 1 क्षेत्र है, वो जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उस वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा। पहली किस्त रोपण के समय और दूसरी किस्त 90% पौधे जीवित रहने पर अगले वर्ष दी जाएगी। देखिए, इसमें शर्त है, 2 किस्त हैं इसके, 50 to 90 वाला जो कंसेप्ट था। इसमें ध्यान रखिएगा कि रोपेंगे तो पहली किस्त मिल जाएगी, और जो दूसरी किस्त है, तो इसमें स्पष्ट किया हुआ है, अगले वर्ष दी जाएगी, जब पौधा जीवित रह जाएगा तब जाके दी जाएगी। वरना क्या होगा, फिर लोग इसका दुरुपयोग करने लगेंगे, ठीक है। तो सदुपयोग करने के लिए और थोड़ा सा क्या करें, मतलब परिश्रम करें और बचाने का प्रयास करें चाय के पौधों को, ताकि एक बार 1 साल के लिए बच जाए तो फिर बड़ा ही हो जाएगा पौधा, उसके बाद फिर नष्ट नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक फसलों से चाय की ओर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी आय में वृद्धि करना है। वे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप देखिएगा कि आज जो किसान की स्थिति है, खास करके भारत के उन मैदानी क्षेत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बिहार के साथ साथ जो पूर्वांचल का प्रांत आता है, आप देखिएगा हरियाणा और पंजाब छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन कृषि पैदावार में उन्नत स्थिति में है। जबकि उनके पास उस तरह का इन्वायरमेंट भी उपलब्ध नहीं है जो बिहार के पास है। उनके पास जल की कमी है, तो नहरों के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाती है। बिहार के पास जल की कोई कमी नहीं है, संसाधन मौजूद हैं, जलवायु उपयुक्त है। उसके बाद भी यदि हम पीछे हैं, कृषि आय में इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम पारंपरिक फसलों की खेती में यकीन रखते हैं। बात वही है कि पारंपरिक फसलें चोरी नहीं होती हैं, उनकी सुरक्षा बहुत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये जो बागवानी की फसलें हैं अथवा व्यावसायिक फसलें हैं, ऐसे फसलों में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए क्या है, कोई हिम्मत नहीं करता है।
कोई इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करता है। पारंपरिक फसलों में आय ऑलरेडी कम होगी, इसमें आय ज़्यादा होगी, किसान आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर लेंगे। और देखिएगा कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ यदि कोई कहता है कि मेरे पिताजी किसान हैं, तो उस व्यक्ति को देखा जाता है कि ये एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, स्टेटस है। भारत में कोई कहता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो इसलिए कहता है कहीं पर, वो दिखाना चाहता है कि मेरी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, चाहे विद्यालय में नामांकन की बात हो, अथवा किसी डॉक्टर के पास इलाज की बात हो, अथवा अन्य क्षेत्र हो। कई बार देखिएगा लोग कहते हैं कि देखिए मेरे पिताजी तो किसान है, मतलब वो कह रहा है कि मेरे पास आर्थिक क्या है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, आर्थिक अक्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन विश्व में कई ऐसे देश हैं, और भारत में भी एक आध राज्य ऐसे हैं, जहाँ यदि कोई कह दे कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो लोग समझते हैं कि नहीं, ये बहुत मजबूत स्थिति वाला व्यक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, इसी अंतर को सरकार समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। अब हम आगे चलेंगे। इसके तहत जिस भी किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, उसे मशीन की कीमत का 50% और अधिकतम 60,000 की सब्सिडी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जितने में ये मशीनें आएंगी, तो उसकी कीमत का 50% जो भी बनता हो, या 60,000 में से जो ज्यादा हो, वो दिया जाएगा। उसके बाद किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। दार्जिलिंग कहाँ पर है, कौन बताएंगे, किस राज्य में है दार्जिलिंग? वेरी गुड, पश्चिम बंगाल में। और चाय के लिए क्या है, भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, चाय की होती है। तो किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। ये मुख्य तथ्य है, परीक्षा के लिए पूछा गया है कई बार, इसको ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यह चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है बिहार में। आगे चलते हैं। बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, SSPMIS, बहुत चर्चा में है आजकल। आप देखिएगा कि बिहार सरकार ने भी ओल्ड एज पेंशन की शुरुआत की है बिहार में। ठीक है, इसमें अभी तो कम पैसा मिलता है, लेकिन इसको बढ़ाए जाने की योजना है। इस बार ही चर्चा हुई थी। हम एक एक बिंदु को देख लेंगे कि आगे कितना बढ़ेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी नई सरकारें आएंगी, वो इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि एक बड़ा क्या है, वोटर का हिस्सा इससे जुड़ा हुआ होता है। तो सरकार को वो भी लाभ दे जाता है। दोहरा, दो तरफ का लाभ है। सरकार की डिपेंडेंसी वोटर्स पर है, तो सरकार इसको बढ़ाती है। और जब इसको बढ़ाती है, तो जिन वृद्धों के पास आजीविका का अंतिम कोई स्रोत अंतिम अवस्था में नहीं बचता है, उनके लिए क्या होता है, बुढ़ापे की लाठी हो जाती है, बुढ़ापे का सहारा हो जाता है। इसको देख लेते हैं। आप इस वेबसाइट को खोलकर भी देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। समाज कल्याण विभाग, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसे 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है कि जो 60 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वो क्या कर सकें, अपने बलबूते जीवित रह सकें। क्योंकि सामाजिक स्थिति क्या है, सब जगह एक ही जैसा है। कुछ लोग जो भाग्यशाली हैं, तो उनके बंधु बांधव उनका क्या करते हैं, परवरिश कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या है, बड़ी दुर्गम स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि कुछ वित्तीय सहायता मिलती रहेगी, तो क्या होगा, उस लोग से भी लोग थोड़ा उनको देखेंगे। तो सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक पहलू से जुड़ा हुआ है। 60 साल, इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि 60 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 400 रुपए की मासिक मासिक पेंशन मिलती है। ध्यान रखिएगा, 79 साल तक कितना मिलेगा, 400। और 80 साल या उससे अधिक हो जाएंगे तो प्रति माह 500। ये अभी का है, लेकिन इसको बढ़ाए जाने की तैयारी है। अब कितना बढ़ाया जाता है, ये देखने लायक होगा। आपने सुना भी होगा, कह रहे हैं कि 1200 से 1500 कर देंगे। ठीक है, तो जो भी बढ़ेगा उस डेटा को भी हम आगे चलकर देख लेंगे। ठीक है, तत्काल इसको याद रखिएगा। 2023-24 के बजट में 897 करोड़ का आवंटन था इस मद में। ये हम बजट में लिख भी चुके हैं एक बार शायद। योजना क्रियान्वित करने वाला विभाग कौन सा है, तो समाज कल्याण विभाग है। आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। और पात्रता है कि व्यक्ति को बिहार का निवासी होना चाहिए। याद रखिएगा कि इस मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है, इसको ध्यान रखेंगे। और इस बार के चुनाव में ओल्ड एज पेंशन
ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों का क्या था, मुख्य मुद्दा था इस बार, इसको भी ध्यान रखेंगे। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको तो ऑलरेडी पेंशन मिलता है, तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, शेष सबको मिलेगा। जिनको एनपीएस वगैरह का लाभ नहीं मिलता है उन सबको यह पेंशन मिलेगा। अब आगे है लाभ एवं महत्वपूर्ण बिंदु। अब क्या क्या लाभ मिलेगा, तो वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है, मासिक पेंशन मिलने से क्या होगा, तंबाकू खा सकते हैं समय पर, है कि नहीं है? कितने लोग सहमत हैं, हाथ खड़े करें। सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं एक बार। यही करते हैं। बिहार में तंबाकू का बड़ा प्रचलन है, और इतना प्रचलन है कि देखिएगा कि मासिक पेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, इस सब में ही उपयोग कर लेते हैं। सब नहीं करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग कर लेता है। वो एक शब्द में, मुहावरे में कहते हैं कि देखिए, ये जो पेंशन मिलता है, इस पैसे से क्या होता है, तंबाकू और सुपारी का खर्च निकल जाता है, क्योंकि दोनों क्या है, मोस्ट फेवरेट हैबिट्स हैं। ध्यान रखेंगे वैसे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वित्तीय सहायता जब मिलती है तो कुछ ना कुछ भला हो ही जाता है इससे, भले अभी बहुत नहीं होता हो। सरकार जब इसको बढ़ाकर 1200 से 1500 कर देगी तो थोड़ा और ज्यादा भला होगा, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है पेंशन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये सीधे सीधे लाभार्थी के अकाउंट में दिया जाता है, जो अकाउंट रजिस्टर्ड होते हैं। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, क्लियर है, बीच में कोई बिचौलिया ना हो जिससे। अब हम चलते हैं सात निश्चय भाग 2 पर, इसको देख लेते हैं। आप देखेंगे इस सात निश्चय के बारे में मैंने शायद चर्चा की भी है, इसके पहले बजटों में कई बार चर्चा की है। और देखिएगा कि सात निश्चय एक ऐसी योजना है जो बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। जल जीवन हरियाली, इसको तो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसके तहत पूरे बिहार को देखिएगा इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले कई परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए ढेर सारे प्रश्न भी पूछे गए। एक बार इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें उल्लेखनीय हैं। पार्ट 1 भी इसका आया था, अब पार्ट 2 चल रहा है। सात निश्चय बिहार सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य को 7 क्षेत्रों, अब कौन कौन से क्षेत्र है इसको रट के रखिएगा। यदि आप कभी भी बिहार में साक्षात्कार देंगे अभी से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है, तो साक्षात्कार में जैसे कभी देखेगा यूपीएससी में पूछा जाता था, बीपीएससी में भी पूछा जाता रहा है अभी तक, पूछ देते हैं कि 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं, सुनाइए। 6 मूल अधिकार कौन से हैं, सुना दीजिए। जैसे आप देखा होगा कि जैसे तो 6 मूल समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये 6 मूल अधिकार आपसे पूछे जाते हैं कई बार, अवेयरनेस चेक करने के लिए कि आप राष्ट्रीय तत्वों के प्रति कितना जागरूक हैं। कई बार संविधान की प्रस्तावना पूछ देते हैं, और इन सब प्रश्नों का जवाब यदि कोई अभ्यर्थी नहीं दे पाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड को ऐसा लग जाता है कि ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं चीजों पर, अवेयर नहीं है बहुत ज्यादा। उसी कड़ी में यदि स्टेट का कोई भी इंटरव्यू होगा, पीसीएस का होगा, उसमें ये पूछा जा सकता है आपसे। और यदि परीक्षा हो, वनडे एग्जाम हो, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में तो व्याख्या करने के लिए पूछते ही रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें 1 नंबर पर है शिक्षा, और बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लगभग ठीक ठाक कोशिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार का किया गया कोई बेहतरीन प्रयास जमीन तक उस हिसाब से पहुंच नहीं पाता है। जैसे बिहार में नल जल योजना फ्लॉप साबित हो गई, लेकिन सरकार ने इसके लिए बहुत कोशिश की, और सरकार का जो विजन था वो बड़ा ही ब्रॉड, व्यापक दृष्टिकोण था। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो साकार नहीं हो पाया, वो अलग कारण है उसके। उसी तरह से शिक्षा 1 नंबर पर है इसमें, रोजगार द्वितीय नंबर पर है, इसको ध्यान रखिएगा। सभी स्टार्टअप का संबंध, जो भी आज हमने लघु उद्यमी योजना पढ़ा, महिला वाला पढ़ा, उस ट्रांसजेंडर भी उसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, चाहे बागवानी हो, चाहे कृषि को बढ़ावा देना हो, चाय को बढ़ावा देना हो, तो ये सब क्या है, उसी के कैटेगरी में आता है, सात निश्चय का हिस्सा है, कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या सब आता है,
शिक्षा आ जाती है, स्वास्थ्य आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है, रोड्स आ जाते हैं। जो बेसिक बुनियादी ढांचे हैं वो भी दुरुस्त होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि सरकार के पास फिलहाल जो बजट है, तो सेंट्रल के को छोड़कर, केंद्र सरकार के अधीन जो सड़कें हैं उसको छोड़कर, जो राज्य सरकार के बजट से बनने वाली सड़कें हैं उसमें भी सरकार ने गली गली तक सड़कें बनाई है। ठीक है, तो सरकार का यह प्रयास उल्लेखनीय है। उसके बाद है स्वास्थ्य, कहने की आवश्यकता नहीं है। कृषि, कहने की आवश्यकता नहीं है। महिला सशक्तिकरण में बिहार पूरे देश का रोल मॉडल है। और कौशल विकास, तो कौशल विकास के क्षेत्र में भी जब हमने करंट को पढ़ा, तो 2-3 माह के करंट में आप देखिएगा कि हमने कई बिंदुओं को टच किया था। और आगे जब हम आगे भी करंट पढ़ेंगे तो कौशल विकास आपको लगभग लगभग दिखता ही रहेगा। इसके लिए सरकार ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो पार्ट 1 है, भाग 1, 2015 में 5 साल के लिए लॉन्च हुआ था। 2015 से लेकर 20 तक 5 साल के लिए पार्ट 1 आया था 7 निश्चय का। ठीक है, फिलहाल 2020 के बाद पार्ट 2 चल रहा है। इसका उद्देश्य बिहार के सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, सामाजिक बुनियादी ढांचा, इसको स्ट्रांग करना था। और पैरामीटर को देखिएगा, विवरण को देखिएगा, तो योजना का नाम आप जान चुके हैं। लॉन्च की तारीख तो मैंने कह दिया था कि 2020 से पहले, 2015 से 2020 तक पार्ट 1 चल रहा था। 2020 से लेकर वर्तमान तक पार्ट 2 चल रहा है। 15 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। और लॉन्चकर्ता का नाम अब बताने की आवश्यकता नहीं है। जब तक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी रहेंगे तो यही लॉन्च करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि अभी अखबारों में सुर्खियों में है कि चूंकि नीतीश कुमार जी की उम्र काफ़ी अधिक हो रही है, तो आने वाले समय में उनके पुत्र निशांत को जेडीयू का मुख्य पद दिया जा सकता है, कोई पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर चर्चा है। इस पर अभी कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यदि किसी और को दिया जाए तो फिर क्या होगा, होर की स्थिति बन जाएगी। तो सबसे बढ़िया होता है, राजनीति का यह सिद्धांत रहा है कि अपने ब्लड रिलेशन में किसी को पकड़ा दीजिए तो फिर कोई हल्ला नहीं उठता है कि राजा राजा का बेटा क्या होगा, अगला राजा बन जाएगा। इस सिद्धांत का अधिक विरोध नहीं होता है। यह मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अन्यथा यदि सबको ओपन अवसर दिया जाए तो फिर क्या होगा, पार्टी में टूट आ सकती है, पार्टी दो हिस्सों में बट भी सकती है। इस भय से ऐसे कदम को उठाए जाने की भी चर्चा है, देखने लायक होगा। आगे चलेंगे। इस पर विपक्ष के जो टिप्पणियां हैं उसको भी ध्यान से देखते रहिएगा। इस पर लालू प्रसाद यादव जी के जो बेटे हैं, तेज प्रताप यादव, उन्होंने क्या कमेंट किया था, उसको जरूर देखिएगा। बस राजनीति को देखते रहिए कि राजनीति किस तरफ बढ़ रही है, क्या विचारधाराएं हैं। अभी हम आगे चलते हैं। उद्देश्य को देख लीजिए, बिहार के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और राज्य के विकास की योजना बनाना और इसे आत्मनिर्भर बनाना। तो जितनी भी अच्छे टर्म है वो सब जोड़ दीजिए इसमें, सब इसका उद्देश्य है। विषय, इसका विषय नहीं भूलिएगा, सक्षम बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। ठीक है, ये इसका विषय है, थीम है, सक्षम बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। पूछा गया है परीक्षाओं में। इस पार्ट 2 का विषय क्या है और पार्ट 1 का विषय क्या है, ये आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, देख के आइएगा। इसी बहाने कम से कम क्या होगा, अखबार के मुख्य पृष्ठों को आप जरूर देखेंगे, सर्च करेंगे और थोड़ा सा क्या होंगे, अवेयर रहेंगे इन तथ्यों से। कभी कभी देखा करिए, फोन का सही इस्तेमाल कीजिए, क्विकली सर्च कर लीजिए पार्ट 1 का उद्देश्य क्या था। ठीक है, देख लीजिए कि बिहार में इंडस्ट्रियल विकास में क्या क्या हो रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिख ही जाएगा। और यदि ये आदत बनी रह गई तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन ये बहुत बड़ी आदत है। आपको बहुत ही जल्द क्या होगा, विश्व के सभी चीज़ों से जोड़ देगी। फिर आपका एटीट्यूड वैसा बन जाएगा, अभिवृत्ति वैसी बन जाएगी। इसको ध्यान रखना है। अब आपने देख लिया, तो इसके पिछले वाले का थीम मुझे किसी को याद हो तो बता दीजिए, क्या थीम था उसका, कल बताइए। एक बार आप लोग देख कर आए, इसी बहाने कम से कम पलटा कर तो देखेंगे एक बार, जरूर देखिए उसको। आगे चलते हैं। बिहार सरकार की इस योजना के तहत 7 निश्चय कौन से हैं, तो ये पार्ट 2 की चर्चा हो रही है, 1 छोड़ दीजिए अभी, 1 को हम दोबारा भेज देंगे आप तक। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, करंट अफेयर्स में लिखवा दिए थे। कितने लोगों को याद है कि लिखवा दिए थे, वो हाथ खड़े करें, इनको यह याद है कि लिखवाए थे। चलिए बहुत बढ़िया, याद तो है। ठीक है, इसको कभी नहीं भूलिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला। देखिए ये सब बिहार में देखिएगा, जब चुनाव प्रचार किए जाते हैं तब भी, और वैसे बीच बीच में जागरूकता अभियान फैलाने के लिए, जनता तक सरकार की आवाज को पहुंचाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए
बड़े बड़े होर्डिंग्स में मुख्य जगहों पर दिया जाता है। और नीचे देखिएगा मुख्यमंत्री का फोटो होगा, ठीक है, विभाग का फोटो होगा, तो ये सब रहता है। तो रट के रख लीजिए इसको। पहले तो मैं दोबारा आपको यहाँ लाना चाहूंगा, एक बार आप वापस से 7 विषय को रट जाइए। शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और कौशल। शिक्षा, रोजगार सबको याद रहता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और कौशल विकास, जो राज्य के विकास के मुख्य 7 फैक्टर होते हैं, उसको इसमें पहले से इंक्लूड कर दिया गया है, पहले से प्रदत्त कर दिया गया है। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, वैसे पूरा सेट लिख ले तो बढ़िया है, क्योंकि यदि मैं इसे लिखाने पर आ गया तो क्या होगा, फिर एक आध क्लास अधिक लग जाएगा, क्योंकि लिखाने की प्रक्रिया थोड़ी स्लो होती है, होती तो बहुत प्रभावशाली है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, वो आपके दिमाग तक सीधा पहुंचता है। लेकिन समय के अभाव में मैंने पीपीटी का सहारा लिया है। इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, कहीं पर मेंशन कर लीजिएगा, इसको रेड पेन से लिख देंगे बीच में। और आगे चलेंगे, वापस से अपनी मूल बिंदु पर आ जाए। इसमें जो 7 निश्चय हैं उसमें देखिएगा, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, आसान कनेक्टिविटी और सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, इस पर सरकार कार्य कर रही है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब योजना की अवधि कितनी वर्ष की होगी? 5 वर्ष की होगी। पिछले वाले पार्ट 1 की भी क्या थी, 2015 से 2020 थी, वो भी 5 वर्ष की थी, यह भी 5 वर्ष की है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। लाभार्थी राज्य बिहार है। अब किन क्षेत्रों को इसका लक्ष्य बनाया गया, तो जहां तक हमने पढ़ा है उससे वैसे भी क्लियर है, फिर भी रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, कृषि एवं सिंचाई, स्वच्छ एवं समृद्ध गांव, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये सरकार के फोकस में है। ठीक है। शिक्षा विभाग पर सरकार ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं हाल में। देखिएगा कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से अध्यापकों का अटेंडेंस गूगल के लोकेशन के साथ लिया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका क्या नाम है, ई शिक्षा कोर्स नाम है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो सरकार जो जो प्रयास कर रही है, कोशिश की जा रही है कि सेंट्रल लेवल से मॉनिटरिंग की जा सके, स्टेट के हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग की जा सके, और एसीएस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो कहीं भी बिना बताए अब पहुंचते हैं स्कूलों का जायजा लेने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि 70,000 से अधिक विद्यालय हैं बिहार में, सरकारी विद्यालय, तो एक साथ तो रातों रात कायाकल्प नहीं हो जाएगा, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बजट की आवश्यकता पड़ती है। उतना बजट अभी राज्य के पास नहीं है फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट क्लास बनाने की सुविधा को भी कहीं कहीं शुरू किया गया है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय को मॉडल स्कूल के तर्ज पर बिहार में लॉन्च किया गया, इसे कभी नहीं भूलिएगा, आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड देश में सबसे तेज बोर्ड बना है जो परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अभी चर्चाओं में था, अखबारों में चर्चाओं में था। साथ ही कई बोर्डों से बेहतर है अब। मैं तो समझता हूँ कि अब लगभग टॉप 5 बोर्ड में बिहार बोर्ड आ चुका है स्पीड के मामलों में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आनंद किशोर के नेतृत्व में, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं आगे चलूंगा, और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में देखिएगा कि वर्तमान में जो शिक्षकों की भर्ती की गई है, इसको भी आप महत्वपूर्ण ही मानकर चलिए। यह भी एक तथ्य है कि शिक्षा को क्या बूस्ट करने की तैयारी है उस विभाग को। साथ ही जो और एक आध अमेंडमेंट्स हैं वो क्या है, ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा है अभी कि वह शिक्षकों को भी ट्रांसफर दिया जाए। वैसे राजनीतिक कारणों से वो पेंच में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी उल्लेखनीय है। आप देखेंगे कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा इत्यादि से जोड़ने के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है, ताकि उनका बेसिक ठीक हो सके। मिशन बुनियाद जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके तर्ज पर मिशन दक्ष को लॉन्च किया गया है। इस सब को थोड़ा सा देखते रहिएगा। ये सब ऐसी बातें हैं जो अखबारों के मुख्य बिंदुओं में होती है, और न्यूज़पेपर यदि ऑनलाइन भी देख लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो चीज़ें आपके कवर में रहेंगी, दिक्कत नहीं होगी। ऑफलाइन का अलग महत्व है, ऑफलाइन जरूर देखिए, संभव नहीं हो तो ऑनलाइन देखिए। आगे चलते हैं। अब आगे है अनुमानित व्यय। इस पर जो खर्च है 7 निश्चय पार्ट 2 पर, वो 5,040 करोड़ रुपए का खर्च है इस पर, जो बजट में मैंने आप तक पहुंचाया था। लाभ एवं महत्वपूर्ण बिंदु, इसका जो पार्ट 2 का उद्देश्य है वो है कृषि और युवा क्षेत्रों में बिहार के सामने आने वाली
विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करना। दो क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर एंड यूथ। इसके विकास में जो चुनौती है उसको दूर करने का प्रयास है। यह कृषि उत्पादकता में सुधार, उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा, कृषि उत्पादकता में सुधार, उद्यमिता माने इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा, और स्किल के लिए, रोजगार के लिए स्किल्स के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 2 के एक भाग के एक रूप में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी इसी का हिस्सा है, और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी क्या है, इसी का एक सब पार्ट है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब पार्ट 2 के तहत जो महिला उद्यमी है उनको 5 लाख रुपए तक अनुदान, अभी आपने पढ़ा भी था कि 5 लाख का लोन विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, और 5 लाख का क्या है, सब्सिडी महिला उद्यमियों को दिया जाएगा, बशर्ते कि प्रोप्राइटरशिप उनके नाम से हो, कंपनी उनके नाम से रजिस्टर्ड हो, तो उनको ये निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है इस पर सरकार बहुत हद तक खरी भी उतर रही है, इसको ध्यान रखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि राज्य की एनडीए सरकार ने अब अगले 7 साल तक युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी देने का नया लक्ष्य तय किया है। तो अब देखिए, 12 लाख सरकारी नौकरी भले ही ग्राउंड लेवल पर संभव ना हो, लेकिन जिस तरह से जॉब दिया जा रहा है उसमें देखिए कि साल में तो लगभग 3 लाख नौकरियां, तो इस साल ही 4 लाख हो गई, आगे जो भी हो। तो सरकार का फोकस है उस पर कि गवर्नमेंट सेक्टर में बेहतर युवाओं को लिया जाए, और जिससे क्या हो, दो तरफा विकास हो, राज्य का भी विकास हो, और जो जिनको नौकरी मिलती है उनका भी क्या हो, थोड़ा निजी विकास भी होना चाहिए। और इस कड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, 8वें पे कमीशन की अनुशंसा रखी है। उसमें अब देखिए पे फिक्सेशन और फैक्टर क्या रहता है, वो भी क्या करेगा। अभी हाल ही में तो घोषणा हुई थी बजट में, निर्मला सीतारमन ने घोषणा की थी, उसमें भी देखिएगा कि जो देश में जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्रय शक्ति को, परचेजिंग पावर को बढ़ाई जाए, उनकी उपभोग को बढ़ाया जाए, और जीवन स्तर को थोड़ा बेहतर बनाया जाए, उसमें वो महत्वपूर्ण साबित होगा। और इस टाइम में जो भी लोग ज्वाइन करेंगे अभी से लेकर 2-3 साल के बीच, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा उसका एक साथ। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी यदि ज्वाइन कर लेंगे, जो खास करके कोई पे कमीशन आता है और लागू होता है, 26 में लागू होने की संभावना है, 27 में हो, लेकिन प्रभावी 26 से ही रहेगा। तो आप एक बड़ी सैलरी के साथ ज्वाइन करते हैं, और फिर क्या होता है कि आपका जो डीए बनता है वो भी बड़ा बनता है, इंक्रीमेंट भी थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या होता है, निश्चित रूप से आपका जो जीवन होगा वो थोड़ा सा अधिक बेहतर हो जाता है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो आप सही जगहों पर बेहतर इन्वेस्ट कर पाते हैं। वैसा नहीं कि सरकारी क्षेत्रों में इतना अधिक पैसा मिलता है कि व्यक्ति के व्यापारी को पीछे कर दे, ऐसा संभव नहीं है। व्यापारी मतलब जो स्थापित वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में जो संतुलन है जीवन का, वो बिजनेस में भी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। और संतुलन अंतिम रूप से अल्टीमेटली जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके पास सब कुछ हो जहाँ। तो कई क्षेत्र हैं जहाँ सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, टक्कर है, सामाजिक प्रतिष्ठा उस स्तर की आज भी नहीं है समाज में। इन बिंदुओं पर सरकारी नौकरी अव्वल हो जाती है आज भी। वैसे काम हर जगह करना पड़ता है, और एक चीज़ तो सदैव ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह से आने वाले समय में मल्टीनेशनल कंपनीज का भारत में पदार्पण हो रहा है, एक समय आएगा जब प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है, सरकार का भी प्रयास यही है कि सरकारी सेवा की इस आकर्षण को थोड़ा सा कम करने की तैयारी है। और देखिएगा, आईएएस के पद से ही इस चीज़ की लेटरल एंट्री का प्रावधान शुरू हो गया है। और साथ ही पहले क्या होता था, तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते थे उसमें केवल आईएएस की ही प्रोन्नति होती थी, लेकिन अब इस बार से देखिएगा बड़ा ही परिवर्तन हो गया। रेलवे के सबसे अधिक लोग जो इंडियन रेलवे सर्विस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको लिए गए। आने वाले समय में और भी क्षेत्रकों से लिए जा सकते हैं। तो सरकार कोशिश कर रही है कि हर फील्ड के युवाओं को हर जगह मौका दिया जाए। हो सकता है कि इन फ्यूचर सिविल सेवाओं में क्या करे, विभागीय स्पेशलाइजेशन लागू कर दे। अभी क्या होता है कि जो सामान्य ग्रेजुएट हैं वो एप्लीकेंट हो सकते हैं, आगे चलकर क्या करेंगे, शिक्षा विभाग के लिए एजुकेशन के डिग्री होल्डर्स को लेने लगेंगे। ठीक है, जैसे कभी देखिएगा कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो जिनका विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो ग्रेजुएशन में या पीजी में, ऐसा कुछ कर देंगे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन लगा सकते हैं। ये भविष्य की बात है, अभी लेकिन नहीं लगेगा फिलहाल। आगे चलते हैं। नौकरी आपने देख ली, अब है बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना।
इसको भी देख लीजिए, ये क्या है। 2024 में लॉन्च हुआ, लॉन्च करता वही है। उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्य के असहाय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसका लाभार्थी राज्य बिहार है, और राज्य में जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनको यह बेनिफिट देगा। इसमें किस किस परिवार को टारगेट किया गया है? तो राज्य के वो सभी परिवार जो बीपीएल के नीचे हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो वो सभी परिवार इससे क्या है, लक्षित हैं, उनका उद्धार करना है। इसमें क्या मिलेगा? तो 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। और यह योजना क्रियान्वित करने वाला विभाग कौन सा है? समाज कल्याण विभाग। विभाग जरूर याद रखेंगे, विभाग याद रखेंगे, थीम हो तो थीम याद रखेंगे, और जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे। पात्रता की शर्त क्या है? तो परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। मृतक, अब ये मृतक कौन है तो इसकी चर्चा हम एक बार कर भी दिए थे। परिवार में देखिएगा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बल पर वो परिवार चल रहा है, मुखिया है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में एक मुश्त 20,000 देने का प्रावधान है इसमें, ताकि वो परिवार दोबारा से एक बार क्या करे, उठ सके ऊपर। इसमें 18 से 60 वर्ष के बीच, ठीक है, मृतक की आयु होनी चाहिए, और परिवार में केवल कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसके बल पर परिवार चलता हो। तो देखिएगा, जो एकल परिवार हैं उन्हें, वो इस योजना में कई बार वो तो आ ही जाते हैं, लेकिन जो संयुक्त परिवार हैं तो वहां ये साबित करना पड़ता है, ठीक है, लिखवाना पड़ता है, प्रूफ करके देना पड़ता है इस चीज को। बिहार का निवासी होना चाहिए और टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, करदाता नहीं होना चाहिए, पता ही है। आवेदन दोनों मोड में कर सकते हैं। लाभ देखिए, मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद, पता ही है इसमें। इसके साथ ही वे परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं जो 10 साल से अधिक समय से बिहार में रह रहे हैं। अब देखिए, ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। इसको देखिए, दो कंडीशन है इसमें, याद रखिएगा। एक कंडीशन ये है कि 20,000 उसको मिलेगा जिसके परिवार में इकलौता कोई कमाने वाला व्यक्ति है और परिवार गरीब है, उसको मिल जाएगा। दूसरा है कि 10 ईयर से बिहार का निवासी है, पिछले 10 सालों से, जब से योजना लागू हुई है, और वो परिवार आज भी बीपीएल से ऊपर नहीं जा पाया, बीपीएल में ही बना हुआ है, तो उसको यह लाभ मिल जाएगा, ताकि अपनी स्थिति में सुधार करके उन्नति का प्रयास करे। दो कंडीशन है इसके, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग नागरिक सेवा प्रोत्साहन योजना, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से दिया जाता है, ऑनलाइन ही है ये भी, ठीक है। 2024 की योजना है, लॉन्च करता कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। अब देखिए, जो अभ्यर्थी अति पिछड़े हैं, ईबीसी कैटेगरी से हैं, पीटी यदि परीक्षा का निकाल लेते हैं सिविल सेवा का, तो मेंस और साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए उन्हें इससे लाभ मिलता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, वैसे जब लॉन्च किया गया था तो बीपीएससी के नाम पर ही लॉन्च हुआ था, लेकिन आजकल यदि पीटी निकाल लेते हैं राज्य अथवा केंद्र में तो दिया जाता है उन्हें, वो आवेदक हो सकते हैं इसके, वो इसका वित्तीय सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य आरंभिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, पीटी पास करते हैं, तब यह दिया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यदि कोई इसमें देखिएगा, यूपीएससी की पीटी पास करता है तो उसके लिए क्या है, 1 लाख रुपए, और बीपीएससी के लिए कितना है, 50,000 रुपए। और यदि इससे नीचे की कोई परीक्षा पास करता है पीटी और ईबीसी में है या एससी एसटी भी है, तो उस व्यक्ति को कितना मिलता है, 30,000 रुपया मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा। और इस योजना को क्रियान्वित करने वाला जो विभाग है वह कौन सा विभाग है? तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है। पात्रता की शर्तें आपको पता ही हैं, ईबीसी श्रेणी में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में होने के साथ साथ बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, और परीक्षा का प्रीलिम क्वालिफाई हो। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ईबीसी श्रेणी के लिए शुरू किया गया था, एससी एसटी के लिए भी अलग से शुरू है, इसको भी ध्यान रखिएगा बिहार में। तो ये थे आज के आज की कक्षा के मुख्य तथ्य।
इसमें इतनी ही लंबी 2 और कक्षाएं चाहिए। बहुत सारी योजनाएं हैं जो छूटी हुई हैं। आपका कार्य क्या रहेगा कि आपका कार्य रहेगा कि अब जो शेष समय अभी आपके पास है, आप कोशिश करें कि इसको लिख लीजिए शॉर्ट में। कितने लोग ये काम कर लेंगे, वो हाथ खड़े करें, कॉपी में नोट कर लेंगे इसको। मैं आप सभी की कॉपियां कल देखूंगा। कल सभी की कॉपियां देखी जाएंगी। आप कितना दिन का समय लेना चाहते हैं इतने पॉइंट्स के लिए, 2 दिन या 1 दिन? बता दें जिनको लगता हो कि हम कल नहीं कर पाएंगे, परसों। नहीं, मुझे आप कोशिश में मत बताइए, गारंटी में बताइए कि कब तक कर लेंगे। ठीक है। आदित्य जी। ठीक है। मैं लिखने पर इसलिए जोर देता हूं कि लिखने से क्या होता है, एक तो लेखन कौशल का विकास, ऊपर से जिस चीज को आप एक बार लिख लेते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, और उसकी जो मतलब ये मैं ये कह सकता हूँ कि याददाश्त का जो समय है उसका, वो लंबा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। एक बार लिख लीजिए इसकी फेयर कॉपी में कहीं पर। एक हाथ खड़ा हुआ है, सुनील जी, पूछिए। इस सभी को बिहार वाले में लिख लीजिए, एक टॉपिक बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए बिहार सरकार योजनाएं 2024, जो इसका हेडिंग भी है, और उसमें इसको लिख लीजिए। और आज जितना मैंने पढ़ा दिया है इतना ही लगभग 2 दिन और पढ़ाएंगे तब ये पूरा खत्म होगा। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स को रोक कर पहले इसको 2 दिन में खत्म कर लें। बीच में मौर्योत्तर काल भी कल से चलता रहेगा आपका, और मौर्योत्तर काल के बाद कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट टाइम आगे करके और क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाकर इसको पूरा कर लिया जाए 2 कक्षाओं में। स्टैटिक भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। करंट से आप अपडेट रहेंगे तो इसका बड़ा ही फायदा होता है, फिर वो समग्र तैयारी हो जाती है। फिर आप जो भी अभ्यर्थी हो कम्पीट करने की स्थिति में होते हैं जीएस के क्षेत्र में। फिर आपको कहीं भी कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। कई बार हम होते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, फिर भी बेचैन होते हैं कि यहाँ ये नहीं मिला अथवा यहाँ से ये कमी रह गई। तो यदि आप करंट को, बिहार को और स्टैटिक को एक साथ लेकर चलेंगे और टेस्ट वगैरह देते रहेंगे तो फिर आपको इस क्षेत्र में तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप केवल सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं अथवा ऐसे परीक्षा के अभ्यर्थी हैं जहाँ जीएस की ही महत्ता है, फिर यदि कोई ऐसी परीक्षा भी देते हैं तो फिर मैथ रीजनिंग को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक है। समय अभाव में उनकी कक्षाएं अभी ले नहीं पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा समय निकले, उस क्षेत्र में भी कुछ काम किया जाए। मैंने 8 साल उस क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किया है, सारी जानकारियाँ और सब कुछ है, लेकिन समय अभाव में। पूछिए। अच्छा। कौन से स्तर की परीक्षा देते हैं, प्राइमरी में देते हैं कि अपर वाला देते हैं? पंकज जी आप ही बताइए, बढ़िया होगा। देखिए ऐसा है कि दोनों के सिलेबस अलग अलग हैं। ठीक है। 6 से 8 में तो विषयवार वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। मुख्य तौर पर यह ध्यान रखिए कि उसके जो सिलेबस में डिफाइंड पॉइंट्स हैं, जो विषय हैं खास करके, उस 1 to 5 में तो सारे विषय हैं। ठीक है। वो एक तरह से जनरल कंपटीशन की भांति है। उसमें रीजनिंग भी है, गणित भी है, सब कुछ है उसके अंदर। उन फील्ड्स को ठीक कर लीजिए। और जो 6 to 8 है वो किस विषय में देते हैं? ठीक है, सामाजिक विज्ञान में देते हैं। तो देखिए सोशल में आपको कक्षा के बाहर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना ठीक ठाक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसमें जो जनरल पोर्शन है उसको थोड़ा सा देखते रहिएगा, नहीं करना है। और होता क्या है कि एक मोटा चीज बता देता हूँ। लगभग जितनी परीक्षाएं हैं बैंक छोड़कर, जैसे टीआरईज की भर्ती हो अथवा सिविल सेवा हो, 1 डे की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार यदि आपके अंदर में वो लेवल आ जाता है, पास करने वाला लेवल, तो फिर आप किसी भी, चाहे दरोगा में बैठ जाइए, बिहार एसएससी में बैठ जाइए, बीपीएससी में बैठ जाइए, चाहे यूपीएससी की पीटी दे दीजिए। यदि एक बार वो लेवल है तो फिर अपने स्तर से रिवीजन करके देंगे तो कहीं रिजल्ट चूकता नहीं है। लेकिन उतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, विकास की बात है। ठीक है।
हर तथ्य के विषय में आपका जो दृष्टिकोण हो वो क्लियर हो। अब ऐसा ना हो कि कभी आपसे पूछा जाए कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मुख्य 3 बातें कौन सी थी और आप भूल गए, तो दिक्कत हो जाती है और इसीलिए हम विफल हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि एक बार एक कंसोलिडेटेड तैयारी करके अपनी कॉपी को पूरा तैयार रखिए और करंट को मत छोड़िए, तो फिर देखिएगा उस साल आपका रिजल्ट हो जाता है। जैसे अभी मैं करंट पूछ रहा था तो मुझे उपयुक्त जवाब नहीं मिला, तो यही हो जाता है जब एक साल तक नहीं पढ़ते हैं, फिर वो बड़े बड़े लूप होल्स बन जाते हैं उसमें। ठीक है, बने रहिएगा तो निकल जाएगा। अतिरिक्त बहुत कुछ नहीं करना है अलावे प्रैक्टिस सेट के। उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, और उस टाइप के प्रश्नों का थोड़ा अभ्यास कर लीजिए शेष। अब एक बात तो बहुत स्पष्ट है ना कि इतिहास इतना ही रहेगा, यदि पूरा इतिहास को ठीक से पढ़ के जाता है तो चाहे ग्रुप डी की परीक्षा दे, आईएएस की परीक्षा दे, कहाँ वो इतिहास बदलता है। बस ये होता है कि प्रश्न का स्तर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि चतुर्थ वर्गीय परीक्षा में पूछ दे आपसे कि इतिहास के पिता कौन थे, और हो सकता है कि उच्च स्तरीय परीक्षा में जब आप जाएं आपसे कुछ खतरनाक क्वेश्चन से 4-5 लाइन दे दें, कहें कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इतना ही अंतर हो सकता है, यही होता भी है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछ देते हैं और जैसे आपको दे देंगे बुद्ध के बारे में ही 4 लाइन दे देंगे, कहेंगे इनमें से कौन से कथन सही है, एक दो या तीन, दो या तीन, इतना कर सकते हैं। इससे अधिक प्रयोग कर भी नहीं सकते। जानकारी यदि ठीक ठाक हो, हर बिंदु पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तो दिक्कत किसी भी परीक्षा में नहीं होती है। मैं तो आज भी जब परीक्षाएं देता हूँ तो हाल तक, जब मैंने रेलवे क्वालिफाई किया था आरआरबी एनटीपीसी ऑफिसर लेवल, तो उसमें भी मेरे 93 थे 100 में से। गणित और रीजनिंग में गलत हुआ ही नहीं, 100%, 100% सही हो गए। तो यही होता है, उसकी रिक्वायरमेंट है, रीजनिंग और मैथ ठीक होनी चाहिए, तो उसमें बढ़िया कर कर लेते हैं। देखते हैं यदि इस क्लास टाइम मिलता है तो उस समय निकाल कर दूसरे किसी समय में उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जो रिक्वायर्ड, जिनको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आ सकते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा। और कोई प्रश्न है किन्हीं का, पूछिए। कौन सा, किस क्षेत्र में? अच्छा, एक बार तो हमने भेज दिया था। चलिए, उसको हम दोबारा भेज देते हैं, एक बार देख लिया जाए। हाँ, मैंने भेजा था एक बार। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं, यदि अभी मुझे मिल जाता है तो मैं री फॉरवर्ड कर देता हूँ फिर से। मिल गया है, शायद यही वाला वो पी। चलिए मैं दोबारा से इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसको देख लीजिए। महिलाओं में प्रथम हमने पढ़ा था एक बार, फिर से मैंने भेज दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की मैं समाप्ति करता हूँ। कल फिर 7:20 में क्लास होगी और कल मौर्योत्तर काल चलेगा। मौर्योत्तर काल के पश्चात हम 20 से 25 मिनट का समय देकर और कोशिश करेंगे कि इसके पार्ट 2 को देख लें, इसके पार्ट 3 को देखें, क्योंकि 3 कक्षाओं में ये समाप्त होगा। जिस तरह से ये बड़ा लंबा टॉपिक है, कई योजनाएं हैं उसमें और सारी योजनाएं मुख्य हैं। कोशिश करेंगे कि 1, 2, 3 क्लासों के माध्यम से इसको हम समाप्त कर लें। उसके बाद फिर हम बिहार करंट अफेयर्स मार्च दो हो गया, शायद अप्रैल 2023 से देखना था, तो एक एक जो महीने का करंट अफेयर्स है उसको हम एक एक दिन के पीपीटीज में बीच बीच में देख लेंगे। उससे क्या होगा, समय की थोड़ी बचत होगी और इतिहास को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जब समाप्त होगा तो ज्योग्राफी इत्यादि की शुरुआत की जाएगी फिर। सभी का धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि।